ओके, तो अब हम देखेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ओके, तो देखते हैं कॉजेज़ ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो जो मोस्ट कॉमन कॉज है इट इज़ ब्लड लॉस। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया इज ब्लड लॉस विच इज़ डायग्नोस्ड थ्रू एंडोस्कोपी। अब आयरन डेफिशिएंसी किसकी वजह से हो सकती है? या तो फिर आयरन की डिमांड बढ़ गई हो, आयरन की लॉस ज़्यादा हो गई हो। ओके, इंक्रीज्ड डिमांड, इंक्रीज्ड लॉस, डिक्रीज्ड इनटेक, डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन, ये 4 केसेस में आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे पहले देखते हैं इंक्रीज्ड डिमांड। तो डिमांड कब बढ़ती है? जब रैपिड ग्रोथ इन इन्फेंसी या एडोलेंस में होता है। क्योंकि रैपिड ग्रोथ, फिर प्रेगनेंसी और एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी। तो एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी में आयरन की डिमांड बढ़ जाती है। इट शुड बी मोर देन 500 नैनोग्राम पर ml। तो ये 3 हो गए कॉज ऑफ इंक्रीज डिमांड फॉर आयरन। अब एक है इंक्रीज लॉस। आयरन की जब लॉस होगी तभी आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो लॉस कौन से केसेस में होती है? कोई क्रॉनिक ब्लड लॉस, फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एक्यूट ब्लड लॉस, ब्लड डोनेशन और फ्लेबोटॉमी। मतलब जो ब्लड कलेक्शन करते हैं उसमें अगर ज़्यादा ब्लड निकल गया बॉडी से तो फिर आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। फ्लेबोटॉमी एज अ ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथेमिया वेरा। पॉलीसाइथेमिया वेरा में आरबीसी बढ़ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट में हम फ्लेबोटॉमी करते हैं। तो अगर कुछ ज़्यादा ही फ्लेबोटॉमी हो गई, ज़्यादा ही ब्लड कलेक्ट हो गया तो फिर इट विल लीड टू आयरन लॉस। और अदर कॉजेज में आएंगे यहाँ पे ब्लीडिंग, पेप्टिक अल्सर भी लिख सकते हैं, मेनोरेजिया भी लिख सकते हैं, हेमोराइड्स भी लिख सकते हैं कि जहाँ पे भी ब्लड लॉस होगा दे विल बी कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। फिर दूसरा है डिक्रीज्ड इनटेक। इनटेक कब कम हो जाएगा? तो एक होगी हमारी इनएडिक्वेट डाइट कम होगी इसकी वजह से। फिर दूसरा है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। फिर वेजिटेरियंस। ओके, वेजिटेरियन फूड में नॉन हिमायन होता है, इट्स डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब। क्योंकि हो गए डिक्रीज्ड आयरन इनटेक। अब दूसरा हो सकता है डिक्रीज्ड आयरन एब्जॉर्प्शन। तो वो किस में हो सकता है? माल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिसीज़ लाइक क्रॉन्स डिसीज, स्प्रूस, ये सारी डिसीज़ हो गई। फिर माल एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सर्जरी लाइक पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी पार्शियल या फिर टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। फिर एक्यूट या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ये होता है कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। याद रखना, इंक्रीज डिमांड, प्रेगनेंसी, रैपिड ग्रोथ, एरिथ्रोपोइटिन थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। फिर इंक्रीज लॉस, उसमें ब्लड लॉस मोस्ट कॉमन कॉज। फिर डिक्रीज इनटेक एंड डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। उसके बाद देखते हैं स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो इसके टोटल 3 स्टेज है। एक है फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट है नेगेटिव आयरन बैलेंस। ओके, नेगेटिव आयरन बैलेंस। सेकंड है आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस। थर्ड है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। अब नेगेटिव आयरन बैलेंस में क्या होता है? जो बोन मैरो में जो आयरन स्टोर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए देयर इज नेगेटिव आयरन बैलेंस। अब इसमें हम अगर स्मीयर देखेंगे, आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों नॉर्मल होंगे। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी होकर हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा। सिर्फ आयरन स्टोर्स होंगे वो कम हुए होंगे। तो आयरन स्टोर कौन से फॉर्म में रहता है? सीरम फेरिटिन। तो सीरम फेरिटिन लो होगा और टोटल आयरन बर्निंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। आयरन डेफिशिएंसी में TIBC बढ़ती है। TIBC मतलब टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। और आयरन को ऐसे बाइंड कौन करता है? फॉर ट्रांसफ़र इट इज़ ट्रांसफरिंग। मतलब सीरम ट्रांसफरिंग कह लो या फिर टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि आयरन स्टोर कम हो रहा है इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को बाइंड करना चाहेगा, इसलिए टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जबकि सीरम फेरिटिन जो स्टोरेज फॉर्म वो कम हो जाएगा। तो क्या फर्स्ट स्टेज नेगेटिव आयरन बैलेंस कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मैरो आयरन स्टोर्स। जबकि आरबीसी और हीमोग्लोबिन नॉर्मल होंगे, सिर्फ आयरन स्टोर्स कम होंगे। सेकेंड है आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस। आयरन कम हो गया तो फिर जो एरिथ्रोपोइसिस था आरबीसी प्रोडक्शन वो भी अफेक्ट होगा। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड एरिथ्रोपोइसिस। अब इसमें सीरम आयन भी कम होगा। ओके, सबसे पहले स्टेज में स्टोरेज फॉर्म कम हो रहा था, सीरम फेरिटिन कम हो रहा था। इसमें सीरम आयन मतलब आयन इन द सर्कुलेशन वो भी कम हो जाएगा। देयर विल बी इम्पेयर्ड एरिथ्रोपोइसिस। अब ट्रांसफर इन सैचुरेशन वो कम हो जाएगा। ट्रांसफर इन सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या है? सीरम आयन अपॉन टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी। हमने अभी देखा सीरम आयन कम हुआ, टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ती है, तो फिर ट्रांसफर इन सैचुरेशन कम हो जाएगा। और एक आरबीसी प्रोटोपोरफायरिन वो बढ़ जाएगा। ये था सेकेंड स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड एरिथ्रोपोइसिस, दिस डिक्रीज सीरम आयन लेवल। हीमोग्लोबिन और आरबीसी इसमें भी नॉर्मल होंगे। सिर्फ सीरम आयन मतलब ब्लड में आयन वो कम हो जाएगा और ट्रांसफर इन सैचुरेशन
वो भी कम हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर याद रखना हो तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सीरम फेरिटिन कम होता है, सीरम आयरन भी कम होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ट्रांसफर एंड सैचुरेशन भी कम होता है। तो सिर्फ TIBC ही बढ़ता है, बाकी सब कम हो जाता है। सीरम फेरिटिन भी बढ़ सकता है, वो हम देखेंगे बाद में एक्सेप्शन। ये तो इतना बेसिक है। ये हो गया सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBC दिखेंगे और हीमोग्लोबिन भी कम होगा। अब अर्लीस्ट पैरामीटर टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होगा? सबसे पहला फर्स्ट स्टेज में क्या कम होता है? आयरन स्टोर्स, मतलब सीरम फेरिटिन। तो ये हो गए स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और हमने एक पैरामीटर भी देखा डायग्नोस्टिक, विच इज टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी, दैट इज डिक्रीज्ड सीरम फेरिटिन। दूसरे कौन से होंगे? दूसरे होंगे सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एसिड, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर जो कि इंक्रीज हो जाएंगे। ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बढ़ जाएंगे क्योंकि ट्रांसफेरिन चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आयन बाइंड हो ताकि वो रिक्वायर्ड साइट पे पहुंचा सके। तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर बढ़ जाएंगे। एंड इट इज़ मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दूसरा है रेटिकुलोसाइट हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन विच विल बी रिड्यूस्ड। रेटिकुलोसाइट को काउंट कम हो जाता है, इसकी वजह से ही आयरन डेफिशिएंसी इज अ पार्ट ऑफ हाइपोप्रोलिफरेटिव एनीमिया। और रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन में देखा इंक्रीज हो जाता है। तो ये थे 3 स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी: नेगेटिव आयरन बैलेंस, आयरन डेफिशिएंट एरिथ्रोपोइसिस और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो एक होगा फटीग। फिर नेल सिम्टम कौन से होंगे? नेल फ्लैटनिंग हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगी। और दूसरा कोइलोनाइकिया मतलब स्पून शेप्ड नेल्स हो जाएंगे, स्पून शेप्ड नेल्स। फिर टंग में सोरनेस होगी, पेपिलरी एट्रोफी होगी, दिस विल बी लॉस ऑफ फिलीफॉर्म पेपिले। ओके, लॉस ऑफ फिलीफॉर्म पेपिले, सोरनेस और पेपिलर एट्रोफी इन द टंग। हमने नेल देखिए, टंग देखिए। फिर माउथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस, मतलब जो एंगल ऑफ द माउथ होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। ओके, नेल, टंग और माउथ। फिर हाइपोफेरिंक्स में डिस्फेजिया होगा, ईसोफेजियल वेब्स होगी। अब ईसोफेजियल वेब्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम। प्लमर विंसन सिंड्रोम में क्या क्या होता है? एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा होता है ईसोफेजियल वेब, एक होता है कोइलोनाइकिया मतलब स्पून शेप्ड नेल, और एक होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस और कोई केसेस में एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। ये सारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस होता है या क्लिनिकल फीचर होता है ऑफ प्लमर विंसन सिंड्रोम। एंड प्लमर विंसन सिंड्रोम इंक्रीज द रिस्क ऑफ पोस्ट क्रिकोइडल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अब हाइपोफेरिंक्स हो गया, स्टमक में एक्लोराइड्रिया मतलब डिक्रीज्ड एसिड सिक्रेशन। फिर गैस्ट्राइटिस, चिल्ड्रन में हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम लाइक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। फिर एक होता है ब्लू टिंज्ड स्क्लेरा, ये कभी कभी देखने को मिलता है, ब्लू टिंज्ड स्क्लेरा। फिर बीट यूरिया हमें देखने को मिलता है, बीटूरिया मतलब यूरिन विल टर्न रेड आफ्टर ईटिंग बीट रूट। ये बीट रूट खाने के बाद यूरिन विल टर्न रेड। फिर इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्प्लीनोमेगाली, हेयर लॉस, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर एंड द न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम मैनिफेस्टेशन। बोन मैरो में क्या दिखेगा? एक हमें हाई एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया एंड ऑन डूइंग प्रिशन ब्लू स्टेनिंग इट विल शो एब्सेंस या फिर रिडक्शन ऑफ आयरन स्टोर्स। आयरन स्टोर्स हमें एब्सेंट दिखेंगे या फिर कम दिखेंगे। ओके, फिर से फटीग, फिर नेल्स में हम देखा फ्लैटनिंग, कोइलोनेकिया विच स्पून शेप्ड नेल्स। फिर टंग में देखा हमने सोरनेस, पेपिलरी एट्रोफी, लॉस ऑफ फिलीफॉर्म पेपिले। फिर माउथ में एंगुलर स्टोमेटाइटिस और एट्रोफिक ग्लोसाइटिस। फिर फेरिंग्स में डिस्फेजिया और ईसोफेजियल वेब। और हमने डिस्कस किया प्लमर विंसन सिंड्रोम। स्टमक में एक्लोराइड्रिया और गैस्ट्राइटिस, चिल्ड्रन में हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम लाइक रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। फिर बीटूरिया और ब्लू टिंज्ड स्क्लेरा। फिर स्प्लीनोमेगाली, हेयर लॉस, कार्डियक फेलियर, न्यूरोसाइकेट्री और बोन मैरो। उसमें एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया। प्रुशियन ब्लू स्टेन हम करेंगे तब विल सी एब्सेंस ऑफ आयरन स्टोर्स। अब हम स्मीयर फाइंडिंग्स देखते हैं ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो जो 3 स्टेजेस थे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, पहले 2 स्टेज में हमें नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया दिखे और एंड स्टेज में मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक RBCs दिखेंगे। ओके, इनिशियली देयर इज नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, लेटर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। इट इज द स्मीयर ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें देख सकते हो सेल की साइज भी कम मतलब स्मॉल हो गई है और जो कलर डेंसिटी बोल सकते हो वो भी कम हो गई है, मतलब हाइपोक्रोमिक हो गया। तो माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, प्लस हमें कुछ स्पेसिफिक सेल्स दिखेंगे लाइक ये जो सेल दिख रहा है दिस इज द पेंसिल सेल एंड अनदर वन दिस इज द टीयर ड्रॉप सेल्स। तो ये 2 सेल्स हमने देखे थे इंट्रोडक्शन में, पेंसिल सेल और टीयर ड्रॉप सेल्स।
ये भी हमें दिख सकते हैं स्मीयर फाइंडिंग। साथ में बहुत सारे अलग अलग साइज और शेप के सेल्स भी दिखेंगे, इसलिए इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देयर इज एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस। ओके, एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस मतलब वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। ओके, दिस पेंसिल सेल, टारगेट सेल, टीयर ड्रॉप सेल शेप, एन आइसोपोइकिलोसाइटोसिस, डिफरेंट साइज एंड शेप के आरबीसी। अभी एक और पैरामीटर था विच इज रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, जो कि बढ़ जाता है इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इज इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और नॉर्मल रहता है इन द थैलेसीमिया। ये हो गए स्मीयर फाइंडिंग्स। देखते हैं लैब फाइंडिंग्स इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो हम उनसे लैब वर्क कराएंगे। हम पहले तो करेंगे हीमोग्लोबिन, वो कम हो जाएगा, फिर हीमेटोक्रिट या पीसीवी, वो भी कम हो जाएगा, फिर रेड सेल इंडाइसिस मतलब एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, वो भी कम हो जाएगा, और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ वो बढ़ जाएगा। इसको टोटली बोलते हैं रेड सेल इंडाइसिस। इतने हो गए हीमोग्लोबिन, हीमेटोक्रिट और रेड सेल इंडाइसिस। जो मेन 4 टेस्ट हम कराएंगे वो होगा, एक होगा सीरम फेरिटिन, दूसरा होगा सीरम आयन, थर्ड होगा टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी और फोर्थ ट्रांसफरिंग सैचुरेशन। मैंने पहले भी आपको बता दिया। सीरम फेरिटिन रिफ्लेक्ट्स आयन स्टोर्स, यानी नॉर्मल वैल्यू 30 to 300 नैनोग्राम पर ml, एंड इट इज़ द अर्लीस्ट मार्कर टू डिटेक्ट आयन डेफिशिएंसी। पहले ही होता है। सीरम फेरिटिन एक हो गया, दूसरा है सीरम आयन मतलब सर्कुलेशन में कितना आयन है, विच इज़ बाउंड टू ट्रांसफेरिन। ओके, ये वो बताएगा अमाउंट ऑफ आयन इन सर्कुलेशन विच इज़ बाउंड टू ट्रांसफेरिन, नॉर्मली 50 to 150 mg पर डेसीलीटर। थर्ड इज TIBC मतलब टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी, और आयन को बाइंड कौन करता है, विच इज़ ट्रांसफेरिन। तो इन शॉर्ट हम सीरम ट्रांसफेरिन लेवल देख रहे हैं इन टोटल आयन बाइंडिंग कैपेसिटी। और लास्ट है ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, जिसका फॉर्मूला था सीरम आयन अपॉन TIBC × 100, मतलब कितना सीरम आयन इज बाउंड टू द ट्रांसफेरिन, कि हाउ मच ऑफ द आयन सीरम आयन इज बाउंड टू द ट्रांसफेरिन, वो हमें मिलता है बाय ट्रांसफेरिन सैचुरेशन। तो सीरम फेरिटिन आयन स्टोर्स कम होगा, मतलब सीरम फेरिटिन विल बी लो। सीरम फेरिटिन सर्कुलेशन में आयन वो भी कम होगा, तो सीरम आयन लो। TIBC बॉडी विल प्रोड्यूस्ड मोर ट्रांसफेरिन सो दैट इट कैन बाइंड मोर आयन, इसलिए TIBC या फिर सीरम ट्रांसफेरिन लेवल ये बढ़ जाएगा, इट विल बी इंक्रीज्ड। ट्रांसफेरिन सैचुरेशन अगर हम फॉर्मूला में देखें, सीरम आयन कम हो रहा है, TIBC बढ़ रहा है, अगर सीरम आयन कम हो रहा है तो इसकी वजह से ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी कम हो जाएगा। ऑन एन एवरेज ट्रांसफेरिन सैचुरेशन की वैल्यू होती है 33%। ये सीरम फेरिटिन लो, सीरम आयन लो, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन लो, ओनली TIBC इज इंक्रीज्ड। साथ में मैंने बोला था रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन इंक्रीज्ड, सीरम ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ऑल्सो इंक्रीज। स्मीयर फाइंडिंग मैंने पहले ही बताया, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक इन लेटर स्टेज, पेंसिल सेल, रिंग सेल या टारगेट सेल एंड एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस, रेटिकुलोसाइटिस डिक्रीज्ड। बोन मैरो, एरिथ्रोइड हाइपरप्लेसिया एंड हाइपोप्रोलिफरेटिव बोन मैरो। अब एब्सेंस ऑफ बोन मैरो आयन मतलब बोन मैरो में कितना आयन है वो अगर हम मेजर कर ले बाय कॉन्सिस्टेंट प्रूशियन ब्लू स्टेन, तो इट इज़ कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके, एब्सेंस ऑफ बोन मैरो आयन थ्रू प्रूशियन ब्लू स्टेन इज कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। अब सीरम फेरिटिन लो होगा, ओके, कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। लेकिन अगर सीरम फेरिटिन हाई होगा तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी नहीं है। कोई आयरन डेफिशिएंसी केसेस में सीरम फेरिटिन हाई भी हो सकता है। कौन से केसेस में, अगर बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट हो तो, बिकॉज सीरम फेरिटिन इज एन पॉजिटिव एक्यूट फेस रिएक्टेंट, मतलब जब भी इन्फ्लेमेशन होगा तो सीरम फेरिटिन बढ़ेगा। अगर बॉडी में कोई और डिसीज़ हुई, इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ लाइक CKD, SLE, ये कोई भी डिसीज़ हुई तो सीरम फेरिटिन बढ़ेगा। इसलिए हमें सिर्फ सीरम फेरिटिन में मतलब उसके डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बाकी ये तीनों फैक्टर्स भी देखने चाहिए। अगर सीरम फेरिटिन लो है तो कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेकिन अगर हाई निकला तो ये नहीं कहना चाहिए कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है। बाकी 3 पैरामीटर्स को भी देखना चाहिए। इसमें से सिर्फ TIBC बढ़ता है, बाकी सीरम आयन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन कम होते हैं। ओके, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है कि नहीं। तो ये था पूरा लैब डायग्नोसिस, लैब वर्कअप इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब एक हमने दूसरा ब्लड पिक्चर इन आयरन डेफिशिएंसी, MCV, MCH, MCHC इज अनचेंज्ड इन सम केसेस, ये हमने पहले देख लिया। बोन मैरो हाइपोप्रोलिफरेटिव फॉलोड बाय एरिथ्रॉइड हाइपरप्लेसिया। अब एक है मेंसर इंडेक्स। मेंसर इंडेक्स, इसका फॉर्मूला है MCV अपॉन RBC काउंट इंटू 100, MCV अपॉन RBC काउंट इंटू 100।
ये भी हमें डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है बिटवीन थैलेसीमिया माइनर एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एक कौन, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ सिमिलर टू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। और रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ में क्या होता था, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा तो वो बढ़ जाता था, और अगर थैलेसीमिया होगा तो कम हो जाता था। इसमें भी सेम ही है, अगर मेंसर इंडेक्स की वैल्यू कम हुई इट इज़ थैलेसीमिया माइनर, अगर ज़्यादा हुई तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी में मेंसर इंडेक्स ऑल्सो इंक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और हमने अभी कॉज देखा इन एडल्ट मेल ड्यू टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस। Iron deficiency anemia in an adult male is due to GI blood loss unless proven otherwise। और अगर हमें कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जानना हो तो हम कर सकते हैं एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन एंड वेरियस इन्वेस्टिगेशंस फॉर माइल ऑब्जॉर्प्शन। Okay, these are the investigations to find out the cause of iron deficiency.